Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC कॉन्सेप्ट वाला. टुडे इज़ 23rd ऑफ जुलाई, 23 जुलाई है आज. और आज हम लोग देखेंगे जो भी हमारा जो न्यूज़पेपर जिसका डिस्कशन करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है उसको हम एनालाइज करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्री एज वेल एज मेंस के लिए. तो आज का हेडलाइन देख लेते हैं. तो आज का हेडलाइन क्या है कि कल इकोनॉमिक सर्वे जो है क्या किया गया, पब्लिश किया गया, किन के द्वारा, वो सब आपको बताया जाएगा. सो बजट आ जाएगा. अभी जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका स्पीच चल रहा होगा, कहाँ, पार्लियामेंट में. सो कल उसको डिस्कस करेंगे और आपके लिए एक अलग से सर्वे पे और एक बजट पे वीडियो भी आ जाएगा. लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देख लेंगे. बाकी ये सब जो है कि रो ओवर सेंटर्स RSS ऑर्डर, नीट यूजी लाइकली ऑन एग्जाम बट नॉट प्रूव टू शो, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोला, नो इशू, ये सब हमारे एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं. तो टाइम वेस्ट के बिना किए हुए हम अपना PPT पे आते हैं और आज का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है उसको डिस्कस करते हैं. सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक अगेन. आज का पहला न्यूज आर्टिकल है वो है इकोनॉमिक सर्वे. तो सबसे पहले बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके मन में आता होगा कि ये सर्वे क्या है, ये सर्वे क्या है. ठीक है, कि क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे. तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक साल का एक डॉक्यूमेंट होता है. आप कह सकते हैं एक PDF जैसा या एक बुक जैसा, जो PDF को जो प्रिंट करवा लेंगे वो एक डॉक्यूमेंट होता है, एनुअल डॉक्यूमेंट होता है. और वो कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा. ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी अगर पूछा जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा ये आता है, जो किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है. और ये प्रेजेंट क्या करता है, हर साल सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे कि एक साल में जो बजट अभी आया, बजट क्या होता है, एक फोरकास्ट होता है कि हम यहाँ पैसा खर्च करेंगे. सर्वे क्या होता है कि पिछले साल जो खर्च किया है उसका हिसाब देना. सर्वे आप कह सकते हैं अगर लेमैन की भाषा में तो हिसाब देना होता है कि हम कौन सा पैसा कहाँ खर्च किए, और वो पैसा खर्च किए तो कितना ग्रोथ हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पैसा हमारा, कोई पैसा रख लिया. आपको अगर कोई पैसा दिया गया है तो पिछले महीने का हिसाब आपसे लिया जाएगा ना, कि आपको मान लिया जाए 15 से 20 हज़ार रुपया जो मिला है या 10,000 मिला है, उसमें आप कहाँ कहाँ खर्च किए, कितना रेंट दिए, है ना, कितना आपने किसी दोस्त से कर्जा लिया था वो चुकाया, कितना किसी दोस्त को दे दिया जो आपको रिटर्न नहीं किया, है ना, अगर आप किसी किताब खरीदे तो उसमें ग्रोथ रेट क्या हुआ. तो इस सारा का जो ब्यौरा होता है ना, वही सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, और ये हर साल बिफोर जब यूनियन बजट आना होता है उसके एक दिन पहले आता है. अब अगर हम इसका हिस्ट्री की बात करेंगे तो पहला इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था वो यूनियन बजट के साथ दिखाया गया था. कब, 1950-51 में. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि पहला बार सेपरेट कब किया गया, तो 1964 में सबसे पहले क्या आया था, सेपरेटेड सर्वे आया था. ओके, आफ्टर 1964 इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बजट एंड प्रेजेंटेड ईच ईयर ड्यूरिंग द बजट सेशन बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. राइट, ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्वे क्या बोल रहा है, बजट आ जाएगा. सर्वे पेक्स फाइनेंशियल 25 ग्रोथ एट 6.5 से 7.7%. कि क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा आने वाला है 25, उसमें जो हमारा ग्रोथ रेट होगा वो 6.5% से 7% के बीच में हम क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे, हम डेवलप करेंगे. अब सर्वे क्या बोल रहा है कि सर्वे बोल रहा है क्या कि कोर इन्फ्लेशन अराउंड 3% बट रेट कट बाई RBI डिलेड. अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जिससे आपको अभी समझ में क्या आया कि सर्वे क्या होता है, उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कोर इन्फ्लेशन क्या होता है. तो कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन आपको बता दे रहे हैं क्या होता है कि चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी गुड्स और सर्विसेज जो हम लेते हैं उसका कॉस्ट में जो चेंज होता है, लेकिन अगर उसमें हम फूड का और एनर्जी सेक्टर का प्राइस को हम ऐड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन. क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो फूड और एनर्जी जो होता है हम कह सकते हैं क्या कि चेंज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, माइनस किसको कर देंगे, किसको, फूड और एनर्जी वाले को. फूड और एनर्जी सेक्टर के जो होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं. तो फूड और एनर्जी को छोड़ के जितना भी गुड्स और सर्विसेज हुआ उसका प्राइस में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं.
ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि फूड और एनर्जी सेक्टर को क्यों हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्यों एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज द प्राइसेस आर मच मोर वॉलेटाइल, है ना। जो फूड का प्राइस है, एनर्जी का प्राइस है, वो क्या है, बहुत ही वॉलेटाइल इन नेचर होता है। आज घट गया, कल बढ़ गया, परसों बढ़ गया, तरसों क्या हो गया, घट गया। सो बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ वॉलेटाइल इन प्राइस, वी एक्सक्लूड देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दैट चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। अब आपको एक कोर इन्फ्लेशन से आपको बात आएगा क्या कि कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया क्या होता है, तो हम आपको पेज ऐड करके समझा दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, न्यू पेज, हाँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपको पता होगा कि कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है। वो इंडस्ट्री आपको समझ में आ रहा होगा, कोर का मतलब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोर इंडस्ट्री किस में आता है, जो बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसमें कितने आते हैं, हमारे कोर इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो 8 कोर इंडस्ट्रीज है। कौन कौन सा है, पहला सीमेंट, सीमेंट के बाद याद रखना आपको कोल, कोल के बाद याद रखना है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के बाद आपको याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको याद रखना है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के बाद याद रखना है आपको नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के बाद आपको याद रखना है रिफाइनरी, रिफाइनरी के बाद आपको रखना है स्टील। तो ये जो 8 सेक्टर है, ये हमारा क्या है, कोर इंडस्ट्री का सेक्टर है, राइट। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। कोर इन्फ्लेशन समझ में आ गया कि सर्वे क्या कह रहा है कि कोर इन्फ्लेशन जो होगा हमारा 3% के आसपास होगा, बट रेट कट बाई आरबीआई डिलेज। अब यह क्या हो रहा है कि नथिंग दैट द एंटिसिपेटेड मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, और व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी। दो तरह का पॉलिसी आपको सुनते होंगे जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, देयर इज ए मॉनेटरी पॉलिसी एंड देयर इज ए फिजिकल पॉलिसी। तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये हमारा जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक हमारे देश का कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई के द्वारा ये क्या किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हमारा जो महंगाई है उसको स्टेबल रखना और कम से कम रखना, उसको भी जो काम करता है, उस पर जो पॉलिसीज बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये किसके द्वारा आता है, आरबीआई। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, आरबीआई के चेयरमैन कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। और अगर आपका मन करे तो साथ में डिप्टी जो चेयरमैन होंगे उनका भी नाम बताइएगा, क्योंकि बीपीएससी में प्रीलिम्स में पूछ देता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आपको अभी क्या बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, एंटिसिपेटेड मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग बाय द आरबीआई हैज़ बीन डिलेड द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 23-24 एंड मेड इट केस इन चेंजिंग ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि डिस्पाइट द कोर इन्फ्लेशन बीइंग रेट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम आपको क्या बता दें कि सर्वे क्या होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। अब आपको फिजिकल पॉलिसी थोड़ा सा समझा दे। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी जो है हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारा जो गवर्नमेंट है, उसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है टू एडजस्ट स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट, कि किसको सब्सिडी देना है ना, कौन से सेक्टर में टैक्स रेट बढ़ा देना है ना, हमारा जो इनकम टैक्स है उसको बढ़ा देना। ये जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। उसके लिए जो पॉलिसी बनती है उसको बोलते हैं क्या, फिजिकल पॉलिसी। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें क्या हम देखेंगे, टैक्स रेट का ऊपर नीचे होना, स्पेंडिंग लेवल क्या हमको खर्च करना, वो देखा जाता है, वो होता है फिजिकल पॉलिसी। अब आपको मॉनेटरी पॉलिसी में बताते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है जिसका 6 मेंबर होता है, 6 मेंबर होता है, जिसमें 3 मेंबर जो होता है आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर जो होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जब आपको इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आएगा उसमें डिटेल आपको बता जाएगा। आपको कोर इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा, है ना, कोर इंडस्ट्री के बारे में बता दिए। अब अगला चलते हैं, क्या है, नो केस इज मेड आउट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ बिहार, गवर्नमेंट टेल्स पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में कहा कि बिहार के लिए स्पेशल केस कैटेगरी जो है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, वो नहीं दिया जा सकता, तो नहीं देंगे। जब आपको पता है अभी चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद जो है एनडीए है या बीजेपी कह सकते हैं, उसको फुल मेजॉरिटी नहीं मिला था, तो जेडीयू उसको सपोर्ट किया था, किस शर्त पे कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा तब, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर दी, डिनाई कर दी। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्पेशल स्टेटस कैटेगरी किन किन केसों में दिया जाता है। तो ये आई एम वेरी सॉरी, इसमें इंक्लूड किया गया है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया कि दीज इंक्लूड हिली, वैसा स्टेट जिसमें क्या क्या हो, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन हो, है ना, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है या सीजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है।
तो हम अगर पहला देखेंगे केस कि हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, वी हैव नो. लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सीजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, वी डोंट हैव लो पॉपुलेशन, इनफैक्ट वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन. एंड सीजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, नो वी डोंट हैव. ओके. The next is a strategic location along border with neighboring country. Yes, we have. We have a strategic location like Nepal, Bhutan, etc. Okay. Economic and infrastructural backwardness and non-viable नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस. यस, वी हैव इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है बिहार में बहुत ही ज़्यादा, और नॉन विएबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस भी है ना. ये अगर जो स्टेट का होता है, तो हमको क्या देख रहे हैं कि 4 केस में 2 केस हमारा मैच कर रहा है, 2 केस नहीं मैच कर रहा है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया. अब हम देखते हैं और क्या कि on the eve of union budget presentation, the government told parliament on Monday that the case of a special category status for Bihar is not made out. Earlier, the request of Bihar was for a special category status was considered by interministerial group IMG के द्वारा, which submitted its report on March 30, 2012. है ना. अगर बहुत शुरुआत की बात करेंगे तो March 30, 2012 में हम वहाँ का उस समय का जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप हुआ करता था, वो सबमिट रिपोर्ट क्या किया गया था, और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप क्या बोला, came to the finding that the based on existing NDC development council. What is NDC? आपको भी बताते हैं. Criteria, the case of a special status category for Bihar is not made out. 2012 में भी क्या किया गया था, बिहार के बारे में बोला गया था कि हम इनको नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का जो जिस बेसिस पे देते हैं वो अप टू द मार्क नहीं है. अब हम बात करते हैं कि एनडीसी क्या है. उस समय जो बात किया गया था एनडीसी की, व्हाट इज एनडीसी, पेन का थोड़ा व्हाट इज एनडीसी. एनडीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और हिंदी में क्या कहें, राष्ट्रीय विकास परिषद. ये कब बना, ये बना था 6 अगस्त 1952 में. जब 1952 में बना, ऑब्वियसली किन के द्वारा बनाया गया, नेहरू जी के द्वारा बनाया गया. उस समय के देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. किस लिए बनाया गया था, टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द नेशनल इन सपोर्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स मेड बाय प्लानिंग कमीशन. आपको ये बताना है कि जो प्लानिंग कमीशन था उसको बदल के क्या कर दिया गया, है ना, और वो कब बना, उसके बारे में सब कुछ बताइएगा. उसके सीईओ कौन है ना, उसके चेयरमैन कौन है, आपको ये बताना है प्लानिंग कमीशन के बारे में. तो आपको समझ में आ गया कि प्लानिंग कमीशन को जो स्ट्रेंथन और मोबिलाइज द एफर्ट ऑफ रिसोर्स ऑफ नेशनल इन सपोर्ट ऑफ 5 ईयर, जो 5 ईयर प्लान आता था, 5 ईयर कौन प्लान बनाता था आपको ये. चलिए एक और बात होती है कि जो 5 ईयर प्लान है उसको डिमोलिश करके अभी गवर्नमेंट क्या लाई है ना, कौन सा प्लान गवर्नमेंट उसके जगह पे लाई है. तो उस समय का जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या कर रहा था, 5 साल का एक प्लान बनाता था, जिसमें टारगेट सेट किया जाता था कि हम इतना % से ग्रोथ करेंगे, इतना इंडस्ट्री लगाएंगे, एग्रीकल्चर पे इतना खर्च करेंगे, है ना, काइंड ऑफ ए लार्ज बजट. ठीक है, कि हम उसमें ये फॉरकास्ट ये सोचते थे कि हम इतना काम करना है. उसका उसका एक रिव्यू हो जाता जिसमें बताया जाता था कि इस 5 ईयर प्लान में इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना एग्रीकल्चर पे हुआ, इतना डैम बना, इतना इंडस्ट्री बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल टर्म्स से हम इकोनॉमी में कैसे डेवलप करेंगे उसी के लिए 5 ईयर प्लान बनाया गया था. ठीक है, और वो किसके द्वारा बनाया जाता था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा. तो जो 5 ईयर प्लान बनता था उसके द्वारा जो रिसोर्स होता उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, उसके रिसोर्स को नेशनल सपोर्ट में लाने के लिए क्या बना था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे, राष्ट्रीय विकास परिषद. ओके, तो उस समय जो एनडीसी था वो भी डिनाई कर दिया था. अगर बात करें कि इन हिज रिटन रिप्लाई द मिनिस्टर सेड द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर प्लान असिस्टेंस वाज ग्रांटेड इन द पास्ट बाय द एनडीसी टू सम स्टेट्स दैट वेर कैरेक्टराइज्ड बाय ए नंबर ऑफ फीचर्स नेसेसिटिंग स्पेशल कंसिडरिंग. ये आपको बता ही दिए कि क्या क्या है. अब आपको ये बता देते हैं कि अगर स्पेशल कैटेगरी किसी को मिल जाता है, अगर कोई स्टेट को स्पेशल कैटेगरी मिल जा रहा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो उसको क्या मिलता है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कब स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस हम देने लगे. तो ये सबसे पहले 1969 में शुरू हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन. 5th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया था, उसमें रिकमेंड किया गया था कि वी हैव सम स्टेट्स जिसको हमको क्या करना है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना है, उसको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए. क्यों, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है कि हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, सीजबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बॉर्डर के साथ है, नेबरिंग कंट्री के एक्सेट्रा के लिए. कब आया था, 1969 में 5th फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन पे. आपको ये ध्यान रखना है कब, 1969. अब बात करते हैं कि स्पेशल कैटेगरी देने पे होता क्या है. तो स्पेशल कैटेगरी देने से क्या होता है कि जो भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है ना, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें जो है सेंटर कितना % आपको वो पैसा दे देगी, 90%. अगर रेशियो देखेंगे तो 90 और 10 का रेशियो हो जाता है कि अगर 100 रुपया सेंटर किसी स्कीम पे खर्च करे तो उसमें 90 रुपया कौन देगी, सेंटर देगी, और 10 रुपया किसको खर्च करना होगा, स्टेट को. इससे क्या होता है
कि एक हेवी अमाउंट ऑफ हेल्प मिलता है किससे, स्टेट से। ओके, लेकिन अगर हम बात करेंगे रेगुलर स्टेट का, आप कंपेयर करेंगे ना कि रेगुलर स्टेट को कितना मिलता है, तो रेगुलर स्टेट को सेंटर स्पॉन्सर स्कीम से 60% से 75% मैक्सिमम इतना दिया जाता है। लेकिन अगर हम स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे तो 90% दिया जाता है। इसके बाद और क्या होता है, कंसेशन किस चीज़ में मिल जाता है, एक्साइज में, है ना, कस्टम ड्यूटी में, इनकम टैक्स में, कारपोरेट टैक्स में, एक्सेट्रा में। तो ये फ़ायदा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने का। अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता तो हमें भी क्या होता, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90% जो है वो भागीदारी है जो गवर्नमेंट देती। हमको कंसेशन किस चीज़ पे मिलता, एक्साइज पे, कस्टम ड्यूटी पे, यहाँ के लोगों को इनकम टैक्स पे, कारपोरेट टैक्स पे, एक्सेट्रा पे। अगर कारपोरेट टैक्स पे मिलेगा तो यहाँ के जो भी इंडस्ट्रीज है वो बिहार में आना चाहेंगे क्योंकि उनको टैक्स कंपेयर करना पड़ता। सो दीज आर द बेनिफिट्स इफ एनी स्टेट गेट्स द स्पेशल स्टेट ये कैटेगरी स्टेटस, बट बिहार, फॉर बिहार इट इज नॉट। ओके, आपको बता दिए। अब आपको बताना है, आपको बता दे रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस कैटेगरी जो है कितने स्टेट को मिला हुआ है अभी। तो एज पर द होम मिनिस्ट्री और नीति आयोग वी हैव 11 स्टेट्स विच हैव गॉट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अगर हम बात करें कौन कौन सा स्टेट है तो हम इस तरह मैप अगर ड्रॉ करेंगे ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। सॉरी फॉर द मैप। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये सिक्किम हो गया, ठीक है, तो सिक्किम को मिला हुआ है। सिक्किम के बाद हम देखेंगे आसाम, अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल के बाद आपको क्या बताए थे, नमामि नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये तीनों को मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, त्रिपुरा को भी मिला हुआ है। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे, मेघालय को भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 स्टेट तो यहीं हो गया। अब बचा 3 स्टेट, उसमें कौन कौन सा है, 3 स्टेट में अगर हम बात करेंगे तो पहला जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दूसरा हिमाचल हो गया और तीसरा क्या हो गया, उत्तराखंड। कौन सा हो गया, उत्तराखंड। तो आपको कैसे याद रखना है कि 7 सिस्टर स्टेट जो हो गया नॉर्थ ईस्ट का, प्लस सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। तो आपको याद रखना क्या कि नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 स्टेट प्लस 3 स्टेट कौन कौन सा, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्दर्न इंडिया के तीनों स्टेट हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिली टेरेन, बिकॉज ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, बिकॉज ऑफ ये सीजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलॉन्ग बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस एंड नॉन विएबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, ये सब का कारण। तो आपको 11 स्टेट है जिसको मिला हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपसे हम जो सवाल पूछा है वो बताइएगा कि प्लानिंग कमीशन जो है अब कौन सा इंस्टीट्यूशन में बदल गया है और प्लानिंग जो बदला है उसका नाम बताइएगा। और एक बात और क्या पूछे थे कि 5 ईयर प्लान जो है उसको बदल के अब क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट उसके बदले क्या लाई है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। बहुत कम लोग आप लोग बताते हैं, मेरा कोई घाटा नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, NREGS डिमांड नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ रूरल डिस्ट्रेस, ये सर्वे में बोला गया है, इकोनॉमिक सर्वे जो कल है उसमें बोला गया है। अब NREGS क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए, ये क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको हम क्या जानते हैं, MG नरेगा, ठीक है, कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। ये सबसे पहले बस हमको यही जानना है, बाकी ये क्या डेटा आया है अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्या काम होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ तक हम आपको पढ़ के बता दे रहे, क्या बोला है कि द डिमांड अंडर मनरेगाज इज नॉट अ रियल इंडिकेटर ऑफ रूरल डिस्ट्रेस बट इज रादर प्रीडोमिनेंटली लिंक्ड टू स्टेट्स इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड to some extent different minimum wages and other considerations, said the economy survey 23-24 टेबल बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन लोकसभा ऑन मंडे। क्या कहा गया, जो डिमांड है किसके अंदर, मनरेगा के अंदर, वो क्या बोला कि गांव में जो रियल डिस्ट्रेस है उसका सही इंडिकेटर नहीं है। हमको क्या पता होना चाहिए कि मनरेगा क्या है, NREGS क्या है। तो इसका मतलब इसका क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, ये क्या है, 100 डे का गारंटी बेज एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वेज एम्प्लॉयमेंट। आपको क्या ध्यान रखना है, बेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटीड वेज, डेली वेज पे आपको दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट, ना कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, है ना, वेज एम्प्लॉयमेंट। ओके, अभी आपको ये बताना है, आपको बता रहे हैं कि ये सोशल वेलफेयर मेजर है ना, सोशल वेलफेयर मेजर, और ये किसके तहत आया था, राइट टू वर्क। आपको बताना है कि राइट टू वर्क जो है हमारे किस आर्टिकल में मेंशन है, किस आर्टिकल के तहत ये नेशनल रूरल जो प्रोग्राम आया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आया। आपको ये बता रहे हैं कि पहली बार इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ये 2005 में बिल पास किया गया था और फरवरी 2006 में
क्या हुआ था, ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था किसके गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट में। यूपीए गवर्नमेंट में उस समय के पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह, श्री मनमोहन सिंह के द्वारा ये लाया गया था, अभी तक जो चल रहा है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और उस समय के जो मिनिस्टर थे वो पूछ देता है एग्जाम में, कौन थे, रघुवंश प्रसाद सिंह। चलिए आपसे सवाल एक पूछ दे रहे हैं कि अभी के मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है, नाउ मिनिस्टर कौन है, आप बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला आर्टिकल पे, जिसमें क्या बोला है कि की टेकअवेज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे पे क्या क्या हम देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो आपको पता है कि प्रीवियसली इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर टू द चैलेंज बिफोर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। As such, despite India GDP growing at more than 8% in financial year 23-24, क्या बोल रहा है कि डिस्पाइट जो है हमारा जो GDP ग्रोथ है वो क्या है, 8% से ज़्यादा पे ग्रो कर रहा है। द सर्वे पेक्स द GDP रेट एट द करेंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो है 6.5 से 7% के बीच में बोला है कि हम डेवलप करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि देयर आर सम की चैलेंजेस दैट सर्वे फ्लैग्स एंड द रिकमेंडेशन, क्या कि सर्वे का डायग्नोसिस अगर करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्लोबल हेडविंड्स में कि जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एफडीआई का, जो बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है टू ग्रो द कमिंग ईयर इज़ नॉट हायर फेवरेबल, कि दिखाया जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। हायर इंटरेस्ट रेट डेवलपमेंट कंट्री हैज़ नॉट रेज्ड द कॉस्ट ऑफ फंडिंग, ये सब देखना है। फिर एक चाइना का जो चैलेंज आ जाता है कि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे, आपको भी बताएं, ठीक है, कौन थे वो, ये देखिए वी अनंत नागेश्वरम। ये जो हमारे कौन है, CEA हैं, CEA बताना भूल गए शायद आपको, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन। तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो चाइना का जो चैलेंज है वो भी हमको क्या करेगा, जो चाइना जो सब ओवरली डिपेंडेंट जो है चाइना के लिए चाइना से जो इम्पोर्ट पे हम जो हाईली डिपेंडेबल हो गए हैं, है ना, स्पेशली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, कि चाइना जो है लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इंडिया वांटेड टू ऑक्यूपेसी। उसके बाद AI का जो थ्रेट है कि जो हमारा जो AI के कारण बहुत सारा जॉब छिन जाएगा, है ना, टेपिड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट इम्पेरेटिव, डेटा इफिशियंसी एक्सेट्रा, लाइफस्टाइल डिसएडवांटेज की जो हमारा सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, सेडेंटरी हैबिट एक्सेट्रा, आई एम सॉरी, अनहेल्दी फूड जो लीथल मिक्स है जिसके कारण जो डेथ हो रहा है वो सब। रिकमेंडेशन क्या है कि जॉब क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर में करना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, फॉर्म सेक्टर में। इसको आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, बाकी जब सर्वे का वीडियो आएगा उसमें आपको डिटेल कर दिया जाएगा। अब है वाई टुडेज बजट मैटर्स। आज का जो बजट है, जब अभी आपकी क्या बताएं कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका स्पीच चल रहा होगा पार्लियामेंट में, बजट लॉन्च हो गया होगा। तो क्या बोला जाए कि बजट जो है क्या एक्सरसाइज है, द गवर्नमेंट टेल्स पार्लियामेंट, गवर्नमेंट किसको बोलती है, पार्लियामेंट को, एंड थ्रू इट कंट्री अबाउट द हेल्थ ऑफ इट्स फाइनेंसेस, की हमारे देश का फाइनेंसेस का सेहत है, कैसा हालचाल है, उसके बारे में बताया जाता है। दिस इंक्लूड 3 मेन थिंग्स, इनकम, कितना पैसा आया, कितना खर्च किया और कितना हम कर्जे में हैं। मेनली यही 3 बताया जाता है कि कौन सा 3 चीज़ पे, इनकम कि कितना पैसा हम कमाएं, कैसे, गवर्नमेंट का मेन इनकम क्या होता है, बाई बोरोइंग, बाई टैक्स के द्वारा, एक्सपेंडिचर कि हम किस किस चीज़ पे कितना खर्च कर रहे हैं, किसको कितना हम सब्सिडी दे रहे हैं, और बोरोइंग कि किससे हम कितना कर्ज लिए हैं, उसी को इंक्लूड किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि आज जो है ट्यूसडे, मतलब कि ऑन ट्यूसडे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंट द फर्स्ट बजट ऑफ 3rd नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द सेकेंड ऑफ दिस ईयर। इस साल का दूसरा बजट आएगा। आप बोलेंगे कि दूसरा बजट कैसे आएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो साल था हमारा क्या था, इलेक्शन ईयर था। इलेक्शन ईयर में टिपिकली बोला जाता है कि हर एक 5 साल पे यूनियन बजट जो है 2 बार आता है। कब, जब इलेक्शन ईयर होता है। फर्स्ट एज एन इंटरिम बजट जो फरवरी में आया था, एंड बाय द आउटगोइंग गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट फुल बन गई तो देन द फुल बजट बाय न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट सीतारमन हैज प्रेजेंटेड द इंटरिम बजट ऑफ 2024-2025 ऑन फरवरी 1। इंटरिम बजट आया था और अभी फुल बजट आया है। बिटवीन द टाइम सीतारमन प्रेजेंट द इंटरिम बजट एंड नाउ द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट हैज चेंज सिग्निफिकेंटली। बीजेपी हैज नो लॉन्गर एंजॉयज मेजोरिटी इन इट्स ओन इन लोकसभा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ द चेंज पॉलिटिकल मैंडेट इंपैक्ट द फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच। कि जब आप मेजोरिटी में होते हैं तो आपका बजट स्पीच क्या होता है, जब आप मेजोरिटी में नहीं होते हैं तो वो ये देखना भी है कि वो क्या स्पीच देती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज यूनियन बजट, जैसे अभी आपको बताया कि व्हाट इज सर्वे, तो द सेम लाइक व्हाट इज यूनियन बजट, कि बजट क्या है। सो बजट टाइम इज वन ऑफ जागवान,
है ना। जागवान क्या होता है कि वैसा टर्म जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है ना, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्स बायोंसी, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल लोगों से पूछेंगे कि टैक्स बायोंसी क्या होता है तो उनको नहीं समझ में आएगा। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या होता है नहीं समझ में आएगा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है नहीं पता होगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है नहीं पता। क्या पता, हमको क्या पता, है ना। तो दीज आर द जैगॉन्स आपको। बट अब बजट इज क्या है, इसेंशियली एन एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट टेल्स पार्लियामेंट। जो सरकार होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो किसको बताती है, पार्लियामेंट को, एंड थ्रू इट कंट्री, और पार्लियामेंट के थ्रू किसको बताती है, देश को। क्या, अबाउट द हेल्थ ऑफ इट्स फाइनेंसेस, कि जो उसके फाइनेंसेस का सेहत कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है ना। दिस मीन्स टेलिंग द पब्लिक थ्री मेन थिंग्स, क्या क्या, इनकम, इनकम में कि हाउ मच मनी द गवर्नमेंट रेज इन प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल गवर्नमेंट कितना पैसा कमाई, कितना पैसा आया उसके पास। दूसरा एक्सपेंडिचर, वेयर दिस मनी वाज स्पेंड, कि ये मनी को वो खर्च कहाँ करेगी। एंड द बोरोइंग, कि हाउ मच द गवर्नमेंट हैड बोरोड टू मीट द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि इनकम जितना आया और जितना वो खर्च कर दिया उसके बीच में जो गैप है, वो गैप को पूरा करने के लिए कितना बाहर से पैसा लेना पड़ा, किससे बोरो करना पड़ा, वो बताती है। सो द मेन थ्री थिंग्स इज व्हाट, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग, right? But since a budget typically comes at the end of financial year and the start of another, it gives an estimate of what the government expect to earn in the next 5 financial year. In the present case, the current financial year, how much and where it plans to spend, how much it would likely to borrow, the bridge gap between its इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वही कि बजट टिपिकली जो है वो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने पे और नया का शुरू होने पे आता है, ठीक है। अब क्या है कि वाई डज द बजट मैटर्स, कि जो मोस्ट ऑफ पीपल जो है उनको लगता है कि उनको कुछ पैसा मिल जाएगा, है ना, सम काइंड ऑफ कैश अंडर फ्रॉम द गवर्नमेंट, आफ्टर ऑल द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब है। नो सच थिंग गवर्नमेंट, ये पढ़ लीजिएगा आप खुद से, टैक्स पेयर को क्या मिलता है ये सब। उसमें ये बोला गया कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे कौन, मार्गरेट थैचर, वो बोले एक बार हाउस में क्या कि लेट अस नेवर फॉरगॉट दैट, ये कहीं आप कोट कर सकते हैं अपने पेपर में, इकोनॉमी में जब भी आएगा बजट पे, तो बजट क्या होता है, तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है क्या, लेट अस नेवर फॉरगेट दिस फंडामेंटल ट्रूथ, कि क्या, कौन सा फंडामेंटल ट्रूथ, द स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट हैज़ नो सोर्स ऑफ मनी अदर देन द मनी पीपल अर्न देमसेल्फ, कि जो सरकार का पैसा होता है वो अगर देखा जाए तो किसी दूसरे का पैसा नहीं, बल्कि वो किसका पैसा होता है, अदर देन द मनी पीपल अर्न देमसेल्फ, जो हम लोग जो पैसा कमाते हैं वही है। इफ़ द स्टेट मतलब द गवर्नमेंट विशेस टू स्पेंड मोर, इट कैन डू ओनली बाई बोरोइंग योर सेविंग्स और बाई टैक्सिंग यू मोर। अगर सरकार को ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहती है, इसका मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा और आपसे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, आपका ज़्यादा सेविंग, बोरोइंग योर सेविंग, आपका जो सेविंग उसको बोरो कर लिया जाएगा, बाई टैक्सिंग यू मोर, आप पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा। सो इट इज़ नो गुड थिंकिंग दैट समवन इज विल पे, इसका मतलब ये अच्छा सोचना नहीं है कि कोई और पे करता है, दैट समवन इज यू, और वो जो दूसरा कोई पे कर रहा है वो कौन है, वो आप हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो सरकार बोलती है कि हम जो खर्च कर रहे हैं वो किसका पैसा खर्च हो रहा है, हम लोग आपका, और वो जो अगर कभी कभी सरकार बोलती है कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो जो ज़्यादा खर्च जो पैसा है वो कहीं और से आएगा, और वो कहीं और कौन है, वो आप हैं, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। और बाकी बोला गया है कि यूनियन बजट में 5 चीज़ जो है वो देखने लायक होगा, क्या क्या, टैक्स रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स रूरल इंडिया, स्मॉल बिजनेस पे, कि रूरल इंडिया पे क्या क्या खर्च किया जाएगा, स्मॉल बिजनेस पे क्या खर्च किया जाएगा, सब्सिडी पे क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, और अदर फिलॉसफी जो कल आएगा तो उसमें देखा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में हम आज देखेंगे क्या, स्पेन। क्यों, क्योंकि स्पेन के पीएम को टेस्टिफाई इन वाइस, उनकी वाइफ ने करप्शन किया है, तो वहाँ के जो कोर्ट में है उसमें वहाँ के पीएम को टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, स्पेन को देख लेना। तो हम मैप में देखेंगे स्पेन कहाँ है, ये यूरोप में है, और यूरोप में कौन सा यूरोप में देखेंगे, यूरोप में अगर हम देखेंगे तो ये वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा क्या है, यूरोप का ये वेस्टर्न पार्ट है, तो ये क्या है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे, है ना। साउथ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा जगह आ जाता है, स्पेन आ जाता है। अगर स्पेन की हम बात करेंगे लैंड बाउंड्री की, तो वो किसे किसे शेयर करता है, आपको ये बगल में दिख रहा होगा, ये जो देश है वो कौन सा देश है, पोर्तुगाल, बगल में पोर्तुगाल है। यहाँ पे देखेंगे एंडोरा है, फ्रांस है, राइट। आई एम सॉरी। और अगर हम देखेंगे उसका ये वाटर बाउंड्री मतलब सी बाउंड्री, तो ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये क्या है, अटलांटिक ओशन है। तो आपको लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, अटलांटिक ओशन, ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये जो है ये क्या है, अफ्रीका में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एटलस,
ATLAS। और यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा, एल्प्स। आपको ये मैप जब भी देखे तो आपको दिखना चाहिए, है ना। ये एंडोरा हो गया, ये पुर्तगाल हो गया, ये फ्रांस हो गया, ठीक है। आपको बात किया जाए कि स्पेन किस पेनिनसुला पे है, तो वो किस पेनिनसुला पे है, इबेरियन पेनिनसुला पे। यहाँ स्पेन की बात करेंगे तो स्पेन का 2 क्या है, आइलैंड कंट्रीज़ है। कौन कौन सा, यहाँ पे अगर कहीं आप देखेंगे तो ये क्या है, कैनरी आइलैंड। अभी न्यूज़ में था, पूछ सकता है कि कैनरी आइलैंड इज इट्स अ पार्ट ऑफ स्पेन। और यहाँ पे क्या है, बेलरिक आइलैंड, ये भी किसका है, स्पेन का। तो कैनरी आइलैंड एंड बेलरिक आइलैंड किसका है, पार्ट स्पेन का। उसके बगल में और क्या देख लेंगे हम कि ये बे ऑफ बिस्के है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो किसको अलग कर, यूरोप को और अफ्रीका को। और वी कैन से कि स्पेन और किसको, अफ्रीका को, ठीक है। इसमें बाकी और कुछ तो बताने लायक है नहीं, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये बेलरिक आइलैंड हो गया, है ना। ये एंडोरा, आपको लैंड बाउंड्री बता दिए। आपको बताना है स्पेन का कैपिटल कहाँ है। बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही घूमने लोग जाते हैं। और आपको बताना है पोर्टुगल का भी कैपिटल, ये दोनों का कैपिटल आप बताइएगा, ठीक है। बाकी आज का यहीं पे डिस्कशन ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे कल हम लोग। और बाकी क्या, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। आपको जो भी सजेशन लगता है कि इसमें ये इम्प्रूव होना चाहिए, वो आप ज़रूर कमेंट में करके बताइए। आपको जो ख़राब लगता है, जो अच्छा लगता है, जो भी लगता है ना, वट एवर यू थिंक, यू जस्ट कमेंट इट, है ना। आपसे जो पूछा गया है वो बताइए, आपके लिए ही फ़ायदामंद होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, टाटा।